दोस्तों, ये किस्सा बड़े बूढ़े अक्सर सुनाया करते थे। ये कहानी की शक्ल में कुछ इस तरह से पेश किया जाता है कि एक बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह की जिंदगी निहायत पुरसुकून और अच्छी गुजर रही थी, मगर कुछ वक्त से वो एक अजीब उलझन का शिकार था। कुछ वक्त से लगातार वो एक ख्वाब देख रहा था जिसमें एक औरत उसके महल का दरवाजा खटखटाती थी और ख्वाब में रोज एक बात बार बार उससे पूछती थी कि बादशाह सलामत, मैं आ जाऊं या कल आऊं। बादशाह को इस ख्वाब ने 3 महीने से परेशान करके रखा था। बादशाह हर रात वही ख्वाब देखता और अक्सर नींद में हड़बड़ा कर उठ जाता। ये ख्वाब उसके लिए अजीब उलझन बन चुका था। जब बादशाह की उलझन बढ़ने लगी तो फिर उसने एक रोज फैसला किया कि वो ये ख्वाब अपनी बेटी को सुनाएगा। और फिर उसी रात वही ख्वाब देखने के बाद सुबह उठकर उसने वो ख्वाब अपनी बेटी को सुनाया। बादशाह की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी जबकि छोटी बेटी महल में ही रहती थी। बादशाह ने पूरे का पूरा ख्वाब अपनी बेटी को सुना दिया। बेटी बड़ी अक्लमंद और होशियार थी। वो बादशाह का ख्वाब सुनने के बाद कहने लगी, अब्बा जान, आपका ख्वाब वाकई उलझन में मुब्तला कर देने वाला है, मगर मैं इसकी ताबीर किसी हद तक भांप चुकी हूं। अगर आइंदा रात को आपको वही ख्वाब आए और वो औरत ख्वाब में आकर आपसे पूछे कि मैं आज आऊं या कल आऊं, तो आप उससे कह देना कि तुम आज ही आ जाओ। बादशाह ने बेटी की बात सुनकर सर हिला दिया। बादशाह को उसकी अक्लमंदी पर पूरा भरोसा था। बादशाह को अगले 3 रोज तक वो ख्वाब ना आया। बादशाह मुतमईन हो गया कि चलो जान छुट्टी। मगर अगले ही रोज बादशाह को फिर वही ख्वाब आया। उसे सफेद चादर में लिपटा हुआ औरत का धुंधला सा अक्स दिखाई दिया जो बादशाह के महल का दरवाजा खटखटाती है और बादशाह से पूछती है कि बादशाह सलामत, मैं आज आऊं या कल आऊं। बादशाह ने अपनी बेटी की हिदायत के मुताबिक उसे हाँ कह दिया कि तुम आज ही आ जाओ। बादशाह का इतना ही कहना था कि वो औरत एकदम से गायब हो गई और बादशाह इसके साथ ही फौरन हड़बड़ा कर उठ बैठा। बादशाह समझ नहीं पाया था कि आखिर ये क्या था। सुबह उठते ही बादशाह ने सबसे पहले अपनी बेटी को रात के ख्वाब के बारे में बताया और कहा कि मैंने तुम्हारी हिदायत के मुताबिक उस औरत से कह दिया कि तुम आज ही आ जाओ। बेटी ने बाप की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, आपने जो किया बिल्कुल अच्छा किया है। आप फिक्र ना करें, सब कुछ अच्छा ही होगा। अल्लाह ने चाहा तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस वाक्य को कई दिन गुजर गए। बादशाह इस वाक्य को बिल्कुल भूल चुका था। बादशाह के मुल्क में अमन और अमाल था। लोग खुशहाल थे। लोग बादशाह की नेक दिली इंसाफ से बहुत खुश थे। मालूमाती जिंदगी बहुत अच्छे से चल रहे थे कि एक दिन अचानक बादशाह को इत्तला मिली कि बादशाह के पड़ोसी मुल्क ने बादशाह के मुल्क पर हमला कर दिया है। बादशाह ये बात सुनकर परेशान हो गया और सख्त घबरा गया क्योंकि वो इस तरह के हमले के लिए जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था। बादशाह उस मुल्क के बादशाह से जवाबी तौर पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी बादशाह की फौज के पास जवाबी तौर पर लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। मगर ज्यादा देर तक दुश्मन के आगे उसकी फौज ठहर ना सकी। अब बादशाह के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब उसकी फौज पसपा हो गई, दुश्मन के हमले की ताब ना ला सकी और हथियार डालने लगे, तो बादशाह ने अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से भागने का इरादा किया। दुश्मन की फौज ने उसके महल पर कब्जा कर लिया। बादशाह ने महल के खुफिया रास्ते से राह फरार चुनी और अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर उसी खुफिया रास्ते से बाहर निकल गया। यह रास्ता जंगल में निकलता था। बादशाह और उसकी बेटी गम से निढाल थे। एक तो मुल्क छिन जाने का गम और उसके बाद ऐसे मुसीबतों से वो कभी नहीं गुजरे थे। वो दोनों चलते चलते भागते भागते थकन से चूर हो चुके थे। पैर दुखने लगे, पांव में छाले पड़ गए, मगर डर था कि कहीं दुश्मन उन्हें पकड़ ना ले, इसलिए भागते चले जा रहे थे। बादशाह अपनी बेटी को साथ लिए उसी जंगल में सारा दिन भागता रहा। भागते भागते यहां तक कि शाम हो गई। शाम के करीब वो अपने मुल्क की सरहद के करीब एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक आदमी रहता था जो किसी जमाने में बादशाह के महल में बतौर मुलाजिम काम कर चुका था और बादशाह उसे अक्सर खुश होकर इनाम इकराम से नवाजता रहता था। बादशाह के जहन में फौरन उसका ख्याल आया। बादशाह उस गांव में उस आदमी के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। पुरानी शाही मुलाजिम ने दरवाजा खोला। बादशाह और उसकी बेटी को देखकर वो बहुत खुश हुआ। खुश दिली से इस्तकबाल किया और अपने घर के अंदर ले गया। उसने बादशाह की खातिरदारी की, उन्हें पानी शरबत पिलाया और फिर आने का माजरा पूछा। बादशाह ने उसे सारा वाक्य सुना दिया कि किस तरह दुश्मन ने उसके महल पर कब्जा कर लिया है और वो दोनों बाप बेटी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। शाही मुलाजिम ने जब बादशाह का यह माजरा सुना तो कुछ देर के लिए वो खामोश हो गया। फिर कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं आपका पुराना नमक ख्वार हूं। आपके मुझ पर अनगिनत एहसान है और मेरा यह गरीब खाना आपके लिए हाजिर है। आप जितना वक्त चाहे यहां रह सकते हैं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी।
और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि दुश्मन से जान भी बच गई और रहने के लिए एक अच्छी जगह भी मिल गई। पुराने शाही मुलाजिम ने बादशाह के रहने के लिए कमरा तैयार कर दिया और बादशाह को वहां ठहरा दिया। बादशाह की बेटी भी उसके साथ थी। रात के वक्त शाही मुलाजिम ने अच्छे तरीके से खाने का एहतमाम किया और बादशाह उसके काम से बेइंतहा खुश था। रात को बादशाह सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका जहन सोचों में गुम था। बादशाह को अपना महल याद आने लगा कि कल तक मुलाजिम नौकर चाकर हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज ये हालत है कि एक गांव में एक आदमी के घर पड़ा हूं। बादशाह के दिल में यह ख्याल भी आया कि मैंने तो कोई बुरा अमल नहीं किया था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बादशाह सोचों में गुम था। अचानक उसे साथ वाले कमरे से बातों की आवाज आई। इस दौरान उसकी बेटी सो रही थी। बादशाह पहले तो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी रात में ये बात करने की आवाज कहां से आ रही है। उसका चौंकना अपनी जगह दुरुस्त था। बातों की आवाजें साथ वाले कमरे से आ रही थी और फिर उसने दीवार के साथ कान लगाकर बातें सुनना शुरू कर दी। बादशाह का शाही मुलाजिम किसी से कह रहा था, ये मुसीबत अब पता नहीं कितने दिन हमारे घर रहेगी। ये अब बादशाह नहीं फकीर हो चुका है। बादशाह को उसकी बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। जवाब में किसी औरत की आवाज आई जो यकीनन उसकी बीवी थी। वो कह रही थी कि अगर ये फकीर हो चुका है तो इसे घर में क्यों ठहरा है। वजीर ने कहा कि मैंने इस आदमी का नमक खाया है और इसकी मुझ पर बेशुमार एहसानात है, यही सोचकर मैंने इसे घर में ठहरने की इजाजत दी है। बीवी कहने लगी, 2-4 दिन खिदमत करो और फिर चलता करो, और ये कहकर इसे रुखसत कर देना कि हम आपको यहां नहीं रख सकते। हमारे खुद के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि आपकी मेहमान नवाजी कर सके, और मैं इससे ज्यादा इनकी खिदमत नहीं कर सकती। वजीर बोला, अरे बेगम कुछ सब्र से काम लो, चलता करने में भी कुछ वक्त लगेगा। अब एकदम से तो धक्के मारकर निकाल नहीं सकते ना। बस 1-2 दिन की बात है, फिर कोई ऐसा बहाना ढूंढूंगा कि बादशाह को यहां से चलता करूंगा। बादशाह को वजीर की और उसकी बीवी की बात सुनकर बेइंतहा दुख हुआ। ये वही पुराना मुलाजिम था जिसे बादशाह मामूली बातों पर भी ढेरों इनाम से नवाजा करता था। ये पुराना नमकख्वार अब उससे बददिल हो चुका है। वो चाहता तो बादशाह को सारी जिंदगी अपना मेहमान बनाकर रख सकता था, मगर वो गिरगिट की तरह रंग बदल चुका था। अब बादशाह के सामने अपने बुरे हालात का रोना रोककर बादशाह से जान छुड़ाना चाहते थे, और बीवी और उन दोनों ने मिलकर यह मंसूबा बनाया था कि बादशाह के सामने ऐसा बहाना करे कि बादशाह यहां से चला जाए। बादशाह मायूस होकर बैठ गया। वो जानता था कि अब उसके बुरे हालात शुरू हो चुके हैं, इसलिए वजीर भी उससे आंखें फेर रहा है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, दुनिया इसी का नाम है। बादशाह की आंखों में दुख के आंसू आ गए। वो रात उसने करवटें बदलते हुए गुजारी। सुबह उठा तो वजीर से कहने लगा कि मेरे भाई, मैं अब तुमसे इजाजत चाहूंगा। मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी देख ली। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। चालाक वजीर कहने लगा, क्यों बादशाह सलामत, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कम से कम 2-4 दिन तो रुक जाते। क्या आपको मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई, या मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई है? बादशाह ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहने लगा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने हमारी खूब मेहमान नवाजी करी है। अब मैं यहां रुकना नहीं चाहता। फिर बादशाह ने कहा कि मुझे भेस बदलने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, वो मुझे दे दो। वजीर ने बादशाह को वो चीज दी तो बादशाह कहने लगा, मैं यहां से अपना हुलिया और भेस बदल कर जाना चाहता हूं ताकि मुझे कोई पहचान न सके। वो पुराना मुलाजिम बड़ा खुश था कि चलो, बादशाह से जान छूट गई। अब ज्यादा दिन बादशाह को अपने घर में नहीं रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस फौज ने कब्जा किया है वो तलाश करते करते यहां तक आ जाए और बादशाह के साथ साथ वो मुझे भी पकड़ कर ना ले जाए। इसीलिए बादशाह से खुद ही जान छूट जाने पर वो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि चलो, मुसीबत टल गई। बादशाह अपनी बेटी को लेकर उस वजीर के घर से रुखसत हुआ। सफर करते करते बादशाह ने अपने मुल्क की सरहद अबूर कर ली और एक छोटी सी रियासत में दाखिल हो गया। उस रियासत का नवाब बादशाह का बहुत अच्छा दोस्त था। बादशाह को उसके यहाँ जाने की तलब महसूस हुई और बादशाह उसकी हवेली में पहुंच गया। बादशाह ने हवेली के दरबानों से कहा कि नवाब साहब से मुलाकात करनी है। नवाब साहब से मुलाकात हुई तो नवाब साहब बादशाह को देखकर पहचान न सके, क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदल कर रखा था, लेकिन उनकी बेटी को उसने पहचान लिया। बादशाह ने सारा माजरा सुना दिया तो वो दोनों बाप बेटी को लेकर अपनी हवेली में चला गया और उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपनी हवेली में ठहरने को जगह दी। बादशाह इन बुरे हालात में अपने नवाब दोस्त की इस मेहमान नवाजी पर बड़ा खुश हुआ। नवाब साहब कहने लगे कि बादशाह सलामत, मैं आपके अच्छे और बुरे वक्त दोनों का साथी हूं। यह आपकी अपनी हवेली है, आप जितना वक्त चाहे यहां रह सकते हैं।
बादशाह और उसकी बेटी को नवाब साहब का मेहमान बने हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। बादशाह दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अब अपनी हैसियत के इंसान के घर मेहमान बनकर आया हूं, ये कुछ तो दोस्ती का हक अदा करेगा। लेकिन उसी दिन एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। नवाब साहब की बीवी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। नवाब साहब बेचारा इस सूरत हाल से घबरा गया और उसने फौरन अच्छे से अच्छे हकीमों को बुलवा भेजा, लेकिन सब हकीम अपनी कोशिश में नाकाम हो गए। लेकिन अचानक फिर उनकी बीवी ठीक हो गई। लेकिन ऐसा कुछ होने लगा कि कुछ दिन के बाद अचानक उसकी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। अब हकीमों के साथ साथ आमिलों को भी बुलाया गया, लेकिन अमीलों ने जो हालात नवाब साहब को बताए और जो वजह बताई उसे सुनकर नवाब साहब परेशान हो गए। अमीलों ने नवाब साहब को बताया कि नवाब साहब, आपकी हवेली पर नहुसत का साया पड़ चुका है और हो ना हो इस नहुसत के पीछे इन दोनों बाप बेटी का ही किरदार है। और जब से ये आपकी हवेली में आए तब से आपकी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। अगर आप अपनी बीवी की जान की सलामती चाहते हैं तो इस नसूहत को अपनी हवेली से हटाना होगा। इन दोनों बाप बेटी को जितनी जल्दी हो सके निकाल दो नवाब साहब। अब नवाब साहब ये बात सुनकर बहुत परेशान हुए कि कैसे अपने दोस्त और उसकी बेटी को घर से निकालें। ये बात उड़ते उड़ते बादशाह के कानों तक पहुंची कि नवाब साहब की बीवी के मिर्गी के दौरों की वजह ये दोनों बाप बेटी है जिन्हें अमीलों ने नसूहत करार दिया है। बादशाह ये सुनकर बहुत रंजीदा हुआ और नवाब साहब शर्म के मारे बादशाह से कुछ कह भी ना सका। लेकिन बादशाह को इस बात का पूरा एहसास था कि बिलाखिर बादशाह ने नवाब साहब से कहा कि नवाब साहब, आप परेशान ना हो तो मैं जानता हूं अमीरों ने आपसे क्या कहा है। मैं आज ही आपकी हवेली से रुखसत हो जाऊंगा और अपनी तमाम नसूहत को यहां से ले जाऊंगा। नवाब साहब चाहने के बावजूद भी बादशाह और उसकी बेटी को रोक ना सके। बादशाह दुखी दिल के साथ साथ नवाब की हवेली से अपनी बेटी को लेकर निकला। सफर करते करते वीरानों और बियाबानों से गुजरते हुए एक जगह आकर दरख्त के नीचे वो बैठ गए। वो थकान से चूर हो चुके थे। दोनों बाप बेटी का प्यास के मारे बुरा हाल था, मगर पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बादशाह ने बेटी को तसल्ली दी कि रात इसी पेड़ के नीचे गुजारेंगे और सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे और अपने सफर का आगाज करेंगे। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पीने का पानी तो जरूर मिल जाएगा। इत्तेफाक से 2 परिंदे भी उसी पेड़ पर आराम करने के लिए रुके। परिंदों ने उन दोनों को देखा तो आपस में बातें करने लगे। नर परिंदा अपनी मादा से कहने लगा, देखो ये दोनों बाप बेटी है। ये आदमी फला मुल्क का बादशाह है, लेकिन अब इस पर बुरा वक्त आ चुका है। इस पर गर्दिश आ चुकी है। अभी इसकी गर्दिश और आजमाइश कुछ बाकी है। अभी इसकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई है। पता नहीं कैसे, लेकिन बादशाह को उनकी बातें समझ में आ रही थी। बादशाह चौंक पड़ा और कान लगाकर बड़े मोहतात अंदाज में उनकी बातें सुनने लगा। परिंदे की बात सुनकर मादा परिंदा कहने लगी कि इसकी मुश्किलात कैसे खत्म होगी। उसकी बात के जवाब में नर परिंदा बोला, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है और इस आजमाइश का तोड़ यही है कि कोई नेक बुजुर्ग इसके हक में दुआ करे। और यहां से थोड़ी दूर एक नेक बुजुर्ग अपनी झोपड़ी में इबादत करते रहते हैं। इस बादशाह को चाहिए कि वो उनकी खिदमत में हाजिर हो और उनसे अपने हक में दुआ करवाए। अल्लाह ताला जरूर उनकी दुआ कबूल करेगा और इसकी आजमाइश को खत्म कर देगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये सारी जिंदगी इन्हीं जंगलों में भटकते रहेगा। बादशाह की बेटी बेचारी सफर की थकान से निढाल हो चुकी थी, मगर बादशाह उन परिंदों की बातें खूब समझ रहा था और बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहा था। बादशाह दिल ही दिल में बड़ा हैरान था कि वो परिंदे होकर इंसानों जैसे बात कर रहे थे। इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। बादशाह यही सोचकर वहीं दरख्त से टीक लगाकर ऊँघने लगा। सुबह उठकर उसने सारा वाक्य अपनी बेटी को बताया। बेटी बादशाह की बात सुनकर मुस्कुरा दी, जैसे वो पहले से ये बात जानती हो। बादशाह ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है उस बुजुर्ग की झोपड़ी पर चलना चाहिए ना, ताकि उस बुजुर्ग से मुलाकात की जाए। बेटी ने कहा कि ठीक है। वो दोनों कुछ देर जंगल में इधर उधर बुजुर्ग को ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। उसके बाद दोनों बाप बेटी ने अपना सफर जारी रखा। दोनों ही बाप बेटी जंगलों और वीरानों से सफर करते करते एक बहुत बड़ी रियासत में जा पहुंचे। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि वो भटकते भटकते उस जंगल में जा पहुंचा था जिस रियासत में उसकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी। बादशाह बहुत खुश हुआ कि चलो बेटी के घर में चलकर पनाह लेते हैं। बादशाह ये सोचता हुआ बेटी की हवेली पर जा पहुंचा। बादशाह की बड़ी बेटी गुलनार अपने बाप और बहन को देखकर बहुत खुश हुई, मगर जैसे ही उनके हालात पता चले तो वो बेचारी बहुत उदास हो गई। बादशाह का दामाद भी बड़े खुशदिल से उनसे मिला, उन्हें अपनी हवेली नुमा महल में खुशामदीद कहा और उनकी रिहाइश के लिए बहुत आला बंदोबस्त किया। उनकी खूब खिदमत की।
अच्छे अच्छे खाने खिलाए और उन्हें अच्छे से अच्छा लिबास पहनने को दिया। बादशाह को वहां रहते हुए कुछ रोज गुजर गए, लेकिन बादशाह दिल ही दिल में शर्मिंदा भी था कि बेटी के दर पर आकर पड़ा हूं। मगर उसकी छोटी बहन कहने लगी कि हम पर मुसीबत का वक्त है, इसलिए हमारी इससे बेहतर जाए पनाह फिलहाल कोई और नहीं हो सकती। और वैसे भी आप अपनी बेटी और मैं अपनी बहन के घर पर हूं। बादशाह कहने लगा, वो बात तो ठीक है, मगर आखिर हम कब तक यहां पड़े रहेंगे। बेटी कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, जब तक अल्लाह पाक ने हमारा कोई और बंदोबस्त ना कर दिया तब तक हम यहीं रुकेंगे। बादशाह बेटी की बात पर खामोश हो गया। बादशाह और बेटी के कुछ दिन सुकून से गुजर गए, मगर उस रात एक अजीब वाकया पेश आया। बादशाह जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और सोचों में गुम था कि अचानक उसकी नजर छत पर लगे हुए सोने के फानूस पर पड़ी, और फानूस पर नजर पड़ते ही बादशाह अचानक चौंक पड़ा। एक अजीब और हैरत अंगेज मंजर उसकी आंखों के सामने था। उसने देखा कि फानूस के साथ दीमक की तरह के कीड़े चिपटे हुए थे और फानूस पर लगे हुए सोने को धड़ाधड़ खा रहे थे, और सोना खाते ही फानूस का रंग उड़ता जा रहा था। बादशाह बड़े ताज्जुब से उस मंजर को देख रहा था, और देखते ही देखते उन कीड़ों ने फानूस का सारा सोना खत्म कर दिया, और उसके बाद उन कीड़ों ने कमरे की कीमती चीजों पर हल्ला बोल दिया। कमरे में लगे हुए कीमती कालीन और पर्दों को भी उन कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ और उसने फौरन अपनी बेटी को जगा दिया और कीड़ों की तरफ तवज्जो दिलाई। और अब तो उसकी बेटी भी हक्का बक्का रह गई, और बेटी ये सूरत हाल देखकर परेशान हो गई। वो जानती थी कि ये पूरा कमरा कीमती सामान से भरा है। वो कहने लगी कि अब्बा हुजूर, जब सुबह उठकर मेरी बहन और उसका शौहर ये देखेंगे तो वो क्या समझेंगे कि शायद ये सारी कीमती चीजें हमने चुराई है। वो तो इस बात को नहीं मानेंगे कि इन दीमक के कीड़ों ने इन सारी कीमती चीजों को खा लिया है। वो बादशाह परेशान होकर बोला, तो फिर क्या करना चाहिए। अब बेटी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हालांकि वो बहुत अक्लमंद थी, लेकिन यहां पर वो खामोश थी। अब बादशाह को कुछ और ना सूझा तो बादशाह कहने लगा, हमें फौरन यहां से भाग निकलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सर पर कोई इल्जाम आ जाए और इस तरह हमारी बेटी की जिंदगी और मुश्किल में पड़ जाए। वो दोनों वहां से भाग निकले। हवेली से निकलने के बाद वो भागते भागते जंगल में जा पहुंचे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने पनाह के लिए तलाश शुरू कर दी। उन्हें एक गार में पनाह मिली। अंधेरी रात थी और ऊपर से तूफानी बारिश शुरू हो गई। जब बादशाह की आंखें अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई तो गार के अंदर वो एक अजीब इंसान को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो एक अजीबोगरीब किस्म का इंसान था, और जब बेटी की नजर उस पर पड़ी तो उसके हलक से एक चीख निकल पड़ी। बादशाह और उसकी बेटी महरूसिना दोनों खौफ के मारे उस जगह से निकलकर भाग पड़े। भागते भागते उनके पांव दुखने लगे, पांव जख्मी हो गए, मगर वो लगातार भागते रहे। भागते भागते वो जंगल के एक हिस्से में जा पहुंचे जहां उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। बादशाह को कुछ ना सूझा और वो उस झोपड़ी में दाखिल हो गया। झोपड़ी के अंदर उन्हें एक बुजुर्ग नूरानी शख्सियत वाले आदमी नजर आए। बुजुर्ग शायद इबादत में मशरूफ थे। बादशाह और बेटी को उन्हें देखकर कुछ हौसला हुआ और वो बुजुर्ग के पास ही बिछी हुई चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और बुजुर्ग जब अपनी इबादत से फारिग हुए तो उनकी तरफ मुतावजा हुए। बादशाह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इतने में उन बुजुर्ग ने अपने हाथ के इशारे से बादशाह को बोलने से मना कर दिया। बादशाह उनके इशारे से खामोश हो गया। बुजुर्ग कुछ देर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे, फिर थोड़ी देर बाद उठे और उन्होंने झोपड़ी में एक तरफ पड़े हुए कटोरे में दूध डालकर उन्हें पीने के लिए पेश किया। दूध पीकर बादशाह और उसकी बेटी को तवानाई महसूस हुई, जैसे कि उनके मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई हो। बुजुर्ग उनकी तरफ देखकर कुछ लम्हे खामोशी से मुस्कुराते रहे और फिर कहने लगे, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुश्किलात हालात से दो चार हो, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि तुम्हारी ये बेटी बहुत अक्लमंद है, जिसने तुम्हें ये मशवरा दिया कि तुम ख्वाब में आने वाली उस औरत से कहो कि तुम आज ही आ जाओ। क्या तुम जानते हो कि वो औरत कौन थी जो तुम्हारे ख्वाब में रोज आती थी और पूछती थी कि मैं आ जाऊं या कल आऊं? बादशाह, जो हैरत और गौर से उन बुजुर्ग दरवेश की बातें सुन रहा था, कहने लगा, जी नहीं, मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर तस्वीर के दानों पर हाथ फेरते हुए कहा, वो औरत नहीं, दरअसल वो एक गर्दिश थी जो तुमसे रोज आकर पूछती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अब आऊं या बाद में, यानी कि कल आऊं। कल से मुराद कि तुम्हारे बुढ़ापे की जिंदगी में आऊं। और वो गर्दिश तुम्हारी जिंदगी पर नसूहत बनकर मंडरा रही थी, मगर मुझे खुशी है कि तुम्हारी बेटी ने उसे खूब पहचाना और तुम्हें यह मशवरा दिया कि तुम आज ही आ जाओ। जानते हो आज का मतलब क्या था? बादशाह ने ना में सर हिला दिया। बुजुर्ग ने बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए कि तुम में ताकत थी कि तुम उस आजमाइश का मुकाबला कर सको, मगर शायद कल तुम में यह हिम्मत ना होती, और इसीलिए तुम्हारी बेटी ने तुमसे ये कहा कि उस औरत से कहो कि आज ही आ जाए,
क्यों बेटी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बेटी ने सर झुकाकर कहा, जी मोहतरम बुजुर्ग, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तुमने इस आजमाइश को आज बुलाकर उसका मुकाबला किया और इस बार को सह गए। अगर कल बुढ़ापे के वक्त तुम इस आजमाइश को बुला लेते तो शायद तुम इसका मुकाबला ना कर पाते और शायद तुम में इतनी सहन ना होती। लेकिन बादशाह, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि तुम्हारी इस नसूहत के दिन खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी हारी हुई फौज के सिपा सालार ने अपनी ताकत को जमा करना शुरू कर दिया है और उसने तमाम फौजियों को एक बार फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस ताकत को जमा करके एक बार फिर अपने मुल्क के हुसूल के लिए कोशिश करना चाहता है, और तुम्हारे पहुंचने तक मुझे उम्मीद है कि वो अपने वतन को दोबारा हासिल कर लेंगे। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि इसमें तुम्हारे कुछ दोस्त भी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, यानी तुम्हारे हमसाया मुल्क जहां का बादशाह तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी फौज की मदद करेगा और वो मुल्क तुम्हें दोबारा हासिल होगा। और तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि तुम्हारा मुल्क तुम्हें दोबारा हासिल होने वाला है और ये नसूहत के बादल छटने वाले हैं। जाओ, वापस अपने मुल्क जाओ। बादशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने उठकर बुजुर्ग का हाथ चूम लिया और उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ा। और अब उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ उसका मुल्क था। वो सोच में था कि उसका मुल्क उसे दोबारा वापस कैसे हासिल होगा। एक फौज जो उसकी शिकस्त खा चुकी है, वो दोबारा अपना वतन कैसे हासिल करेगी। दिन रात का सफर करते करते वो कई हफ्तों के बाद अपने मुल्क वापस आ पहुंचा और ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी फौज दोबारा अपने महल, अपने वतन पर काबिज हो चुकी थी। दुश्मन को शिकस्त हुई थी और उसे मार मार कर वहां से दोबारा भगा दिया गया था। बादशाह की फौज ने उसका इस्तकबाल किया। सिपह सलार ने दोबारा खुशामदीद कहा और बादशाह को उसके तख्त पर बिठाया। दूसरे मुल्क के जो उसके बादशाह थे, इसके दोस्त थे, उन्होंने इसे मुबारकबाद दी। सिपह सलार और उनके बादशाह दोस्त ने बताया कि उन्होंने उनके सिपाहियों को दोबारा इकट्ठा किया और उनकी ताकत को एकजुट करके दोबारा दुश्मन पर हमला बोल दिया और उनके आज़म और हौसले से दोबारा वो सल्तनत वापस मिल गई। बादशाह ने अपने बादशाह दोस्त का शुक्रिया अदा किया और सिपा सलार का भी शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी बेटी का माथा चूम लिया और कहने लगा कि बेटी, तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से ही मैं आज इस नसूहत का मुकाबला कर सका, और शायद आखिरी उम्र होती, बुढ़ापा होता तो मुझ में यह ताकत ना होती और मैं इसका मुकाबला ना कर सकता। बेटी कहने लगी कि अब्बा जान, मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक जो मुनासिब ख्याल किया उसका ही मशवरा मैंने आपको दिया। बादशाह ने एक हफ्ते बाद अपने वफादार सिपा सलार से अपनी बेटी की शादी कर दी। कई रोज तक अपने मुल्क में चरागा किया जाता रहा। उसके बाद बादशाह ने अमूर सल्तनत अपनी बेटी और अपने दामाद के सुपुर्द की और खुद याद इलाही में मशरूफ हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो उसमें भी कोई बेहतरी होती है, और अगर ये परेशानियां उस वक्त आए जब हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करने की ताकत रखते हैं तो फिर हमारा क्या होगा कि आप खुद सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।